गुड मॉर्निंग डियर क्लास 7th स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 11 क्रिया वर्ब। तो आपको मैंने ये पहले आप इसको रीड करेंगे। चैप्टर 11 क्रिया, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, क्रिया यानी वर्ब यानी काम। तो जब हम कोई भी काम करते हैं, क्रिया करते हैं, तो उसमें उसके दो रूप होते हैं। एक तो हम अपने से करते हैं और दूसरी जो है वो क्रिया होती ही रहती है। एक क्रिया को हम करने के लिए प्रेरित होते हैं और दूसरी क्रिया जो होती है वो खुद से होती है, तो उसे हम आकर्मक और सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्रिया क्या है। देखिए, तोते उड़ रहे हैं, यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है? उड़ने की क्रिया हो रही है। मंजीत संज्ञा शब्द है, पत्र लिखता है। मंजीत कौन सा काम करता है? पत्र लिखने का काम करता है। उसके बाद है राजा घोड़े से गिर पड़ा। राजा संज्ञा शब्द है, वो कहाँ से गिर पड़ा? घोड़े से गिर पड़ा, गिरने की क्रिया हो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्रियाएं हो रही हैं। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि ऊपर के चित्रों में लिखता है, उड़ रहे हैं तथा गिर पड़ा शब्दों से किसी न किसी कार्य के होने का बोध होता है। इन शब्दों को क्रिया कहते हैं। क्रिया की परिभाषा इस प्रकार है। परिभाषा देखिए, जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। चलना, गाना, जाना, हंसना, रोना, चिल्लाना, खेलना, पढ़ना इत्यादि बहुत सारी क्रियाएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। क्रिया देखिए धातु होता है। धातु यानी क्रिया का जो मूल रूप होता है, यानी पढ़ से पढ़ रहा है, पढ़ेगा, पढ़ाकू, तो ये क्रिया होती है। लेकिन पढ़ जो है वो उसका धातु रूप है, यानी मेन जो शब्द है वो पढ़ है। लिख से क्रिया बढ़ती है। गा, सो, हंस, जा, देख, पी आदि, ये सारे धातु शब्द हैं, क्रिया के मूल रूप हैं। अब देखिए आगे, क्रिया के मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़कर क्रिया का सामान्य रूप बनता है। यानी मूल धातु शब्द में ना जब हम जोड़ते हैं तो क्रिया का सामान्य रूप बनता है, यानी क्रिया का शब्द बनता है। पहले तो वो एक मूल धातु रूप होता है, लेकिन जब हम उसमें ना जोड़ते हैं तब वो क्रिया का शब्द बनता है। जैसे पढ़ में हम जब ना जोड़े तो पढ़ना, लिख में हम ना जोड़े तो लिखना, पी में हम ना जोड़े हैं तो पीना। तो इस तरीके से जब हम किसी मूल धातु शब्द में ना शब्द को जोड़ते हैं, ना प्रत्यय को जोड़ते हैं, तब वो क्रिया बनता है। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्रिया के भेद। क्रिया के भेद देखिए क्या है। क्रिया के भेद निम्नलिखित दो आधारों पर किए जा सकते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर देखिए, कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा होता है आकर्मक क्रिया। स्टूडेंट्स, आप लोगों का जो है वो कल जो है यानी वेडनेसडे को 11 अगस्त को आपका पीटीएम है और पीटीएम आपको अटेंड करना है। तो जितने भी लोग बच्चे हैं वो सब लोग पीटीएम में आएंगे। ओके, और आप पीटीएम अटेंड करिएगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है किसी चीज़ में, तो आप अपनी बात यहाँ पर बताइएगा। तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ज़रूर पीटीएम अटेंड करने आइएगा। ओके, इसकी टाइमिंग है आपकी 9 से 2:30 PM। ओके, तो आप लोग ज़रूर आइएगा पीटीएम अटेंड करने के लिए। ये हमारा फर्स्ट पीटीएम है, तो और थोड़ा सा अनलॉक भी चल रहा है इस वक्त। तो आप लोग जो है ज़रूर कोशिश करिएगा, पूरी कोशिश ज़रूर नहीं बल्कि पूरी कोशिश करिएगा आने की। ओके,
तो देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। कर्म के आधार पर, यानी क्रिया के दो भेद बताए गए, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर देखिए क्रिया को कितने भागों में बांटा जाता है। कर्म के आधार पर क्रिया को दो भेद होते हैं। एक होता है सकर्मक क्रिया, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया देखिए क्या होता है। सकर्मक का अर्थ है कर्म के साथ। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो और क्रिया का फल कर्म पर पड़े उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे मोहित गीत गाता है, नितेश पतंग उड़ा रहा है, ये होगी सकर्मक क्रिया। यानी अपने से काम कर रहा है वो, यानी जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म हो और क्रिया का फल कर्म ही पर पड़े। यानी गा रहा है, क्या गीत गा रहा है, कर्म गीत है, और गाता ये क्रिया है। तो इस तरीके से गाता की क्रिया कर्म पर पड़ रही है। नितेश पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे पतंग जो है वो कर्म है और उड़ा रहा क्रिया है। तो क्रिया कर्म हो और क्रिया का फल जो है वो कर्म पर पड़ रहा है, उन्हें हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है देखिए क्रिया। सकर्मक क्रिया के कितने भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया के दो भेद होते हैं, एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया देखिए क्या होती है। जिन क्रिया का एक ही कर्म हो उसे हम एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे अभी हमने देखा कि मोहित गीत गाता है, तो यहाँ पे एक क्रिया हो रही है, तो ये हो जाएगी एक कर्मक क्रिया। उसके अलावा दो कर्मक क्रिया क्या होती है। जहाँ पे क्रिया के साथ दो कर्म हो, यानी क्रिया एक हो रही है लेकिन कर्म दो हो, तो वहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होती है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को व्याकरण पढ़ाया किसको, पहले छात्रों को फिर व्याकरण। तो व्याकरण भी कर्म है और छात्रों, ये दोनों कर्म है। यहाँ पे द्विकर्मक क्रिया होगी। ओके, नेक्स्ट है आपका कि माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। माँ ने पिलाया, बच्चे को पिलाया और दूध पिलाया, तो दो कर्म होते हैं, ये कहलाती द्विकर्मक क्रिया। तो हमने देखा कि कर्म के आधार पर क्रिया को दो भागों में बांटा गया है, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया के भी दो भेद किए जाते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक में एक कर्म होता है, द्विकर्मक में दो कर्म होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका आता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया देखिए क्या होती है। अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना, यानी उसमें कर्म नहीं होता है, सिर्फ क्रिया होती है। जैसे राम सोता है, अब ये अकर्मक क्रिया है, तो इसमें कोई कर्म नहीं है बल्कि सिर्फ क्रिया हो रही है। देखिए अकर्मक का अर्थ है कर्म के बिना। जिन क्रिया शब्दों के साथ कर्म ना हो और क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुभाषिनी नाच रही है, लड़कियां हंस रही हैं, ये होती है अकर्मक क्रिया। यानी सुभाषिनी नाच रही है, अगर इसके साथ कोई दूसरी चीज़ होती तो वो अकर्मक में आ जा सकर्मक में आ जाता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्रिया हो रही है, कोई कर्म नहीं है, तो ये कहलाएगी अकर्मक क्रिया। ओके, आगे आपको समझ में। अब हम आगे आते हैं कि सकर्मक या अकर्मक क्रिया की हम पहचान कैसे करेंगे। थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है आपको कि सकर्मक और अकर्मक की पहचान हम कैसे करेंगे। तो देखिए हमने आपको पहले भी बताया कि सकर्मक में जो है वो कर्म होगा और अकर्मक में सिर्फ क्रिया होगी। देखिए क्रिया के साथ क्या, किससे, किसको, कहाँ आदि लगाकर प्रश्न करने पर सकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, उसमें कर्म रहेगा, तो इसलिए वहाँ पे क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि प्रश्न आते हैं। लेकिन अकर्मक में प्रश्न का उचित उत्तर ना मिले तो वो अकर्मक क्रिया होती है। जैसे रीता सो रही है, ठीक है,
प्रश्न है कि रीता कहाँ सो रही है। तो ये आपका हो जाएगा तो आपको समझ में आया कि जो है क्रिया के साथ क्या, किसे, किसको, कहाँ आदि लगाकर प्रश्न करने पर यदि उचित उत्तर मिल जाए। जैसे रीता सो रही शब्द है, अब रीता सो रही यानी रीता कहाँ सो रही है, तो ये बात आ जा रही है। तो यहाँ पे हम सकर्मक क्रिया करेंगे। अब महेश खाना खाता है, यहाँ पे तो दिख ही रहा है कि खाने कर्म है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया रहेगी। लेकिन रीता सो गई, रीता सो गई। अब रीता सो गई ये शब्द रहे तो यहाँ पे अकर्मक होगा, लेकिन रीता सो रही यानी कहाँ सो रही है, कैसे सो रही है, तो जब ये आता है तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए रचना के आधार पर। अभी हमने देखा कर्म के आधार पर क्रियाएं कितनी प्रकार की होती हैं, अब देखेंगे हम रचना के आधार पर। देखिए रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के 4 भेद हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। सामान्य क्रिया देखिए क्या होती है कि जब वाक्य में एक क्रिया का प्रयोग हो तो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। जैसे मैं एक अध्यापक हूँ, मैंने पत्र लिखा, वो गांव गया, ये एक सामान्य क्रिया हो रही है, एक सामान्य काम हो रहा है, तो ये कहलाएगी सामान्य क्रिया। ओके। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और पीटीएम का ज़रूर अटेंड करिएगा आपको 11 अगस्त वेडनेसडे। ओके। नेक्स्ट आप देखिए संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया क्या है कि जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक पदों वाली क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। जब वाक्य में 2 या 2 से अधिक पदों वाली क्रियाओं का प्रयोग हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। यानी 2 क्रियाएं जब हो तो उसे हम संयुक्त यानी मिली हुई क्रिया कहते हैं। जैसे राजीव घर चला गया, राजीव चला भी गया और कहाँ चला गया, घर चला गया, यानी 2 क्रियाएं हो रही हैं, तो ये कहलाएंगी कंपाउंड वर्ड्स। ये आपने इंग्लिश में पढ़ा भी होगा, तो ये कहलाती है संयुक्त क्रिया। आपको हिंदी भी पता होना चाहिए क्योंकि आप एक इंडियन है, एक हिंदुस्तानी है, तो आपको हिंदी भी पता होनी चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये थोड़ा कंफ्यूज होते हैं तो आपको इंग्लिश बता दो तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, तो आपको हिंदी भी लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट आप देखें प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? पॉजिटिव वर्ड्स यानी प्रेरणा देने वाली क्रियाएं। जैसे तुम पत्र लिखो, यानी सीता को विद्यालय जाना है, तुम विद्यालय जाओ, ये जो होगी वो प्रेरणार्थक। जैसे जिस क्रिया को कर्ता स्वयं ना करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देता है, इसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे अध्यापक ने छात्र से पुस्तक पढ़वाया, अध्यापक ने किससे पुस्तक पढ़वाया? छात्र से पुस्तक पढ़वाया, ये कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। मालिक ने नौकर से कपड़े धुलवाए, मालिक ने किससे कपड़े धुलवाए? नौकर से कपड़े धुलवाए, तो ये होती है यानी कपड़े धुले किसी नौकर से, क्या अगर खुद से नहीं धुले बल्कि नौकर से। यानी जब हम काम कोई ऐसा जो हम स्वयं न करके किसी दूसरे को करने की प्रेरणा देते हैं तो उसे हम कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के तो देखिए 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे हमने देखा था कि सकर्मक क्रिया के 2 रूप होते हैं, एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, वैसे ही प्रेरणार्थक क्रिया के भी 2 रूप होते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि जब कर्ता स्वयं कार्य में संलग्न होकर प्रेरणा देते हैं, यानी हम खुद भी काम कर रहे हैं और दूसरे को भी प्रेरणा दे रहे हैं, तो वो कहलाएगा प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। दूसरा है कि जब कर्ता स्वयं कोई काम ना करे लेकिन किसी अन्य को देखिए
प्रथम प्रार्थक क्रिया में कि जब कर्ता स्वयं कार्य में संलग्न होकर प्रेरणा देता है तो उसे प्रथम प्रार्थक क्रिया कहते हैं, यानी इसमें कर्ता भी काम करता है और दूसरे को भी इसमें प्रेरणा देता है। लेकिन द्वितीय प्रार्थक क्रिया क्या होती है कि जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को इस कार्य को करने के लिए प्रेरणा देता है तो उसे हम कहते हैं द्वितीय प्रार्थक क्रिया। प्रथम प्रार्थक क्रिया को उदाहरण देते हैं कि जोकर दर्शकों को हंसाता है। जोकर तो कार्य कर रहा है और दर्शकों को हंसने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो ये हो जाएगी प्रथम प्रार्थक क्रिया। माँ बच्चे को झूला झुलाती है। एक तो माँ बच्चे को झुला रही है, दूसरे झूलने के लिए उसको प्रेरित कर रही है, तो ये हो जाएगी प्रथम प्रार्थक क्रिया। नेक्स्ट आपका आता है द्वितीय प्रार्थक क्रिया। देखिए क्या होती है कि जब कर्ता स्वयं ना करके किसी अन्य को प्रेरणा देकर उसे कार्य कराता है उसे हम द्वितीय प्रार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पिताजी दर्जी से कपड़े सिलवाते हैं, यहाँ पे पिताजी कपड़े जो है वो दर्जी से सिलवाते हैं, स्वयं नहीं सिलते। माँ बेटी से चाय बनवाती है, ये होती है द्वितीय प्रेरणार्थक क्रियाएं। अब यहाँ पे कुछ प्रेरणार्थक क्रियाएं दी हुई हैं जिनको आप देखें और पढ़ें, ठीक है। तो इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। ये जो है ये आप पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया देखिए क्या होती है कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों में प्रत्यय के योग से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। यानी इसमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण या अनुकरणवाची शब्द होगा और उसमें प्रत्यय लग जाएगा तो एक क्रिया शब्द बनेगा। जैसे चिल्लाना से हट प्रत्यय लगेगा तो चिल्लाहट, यानी चिल्लाहट की क्रिया हो रही, ये कहलाएगी नाम धातु क्रिया। जैसे गरम गरमाना, हाथ हथियाना, ठीक है। तो जब संज्ञा सर्वनाम विशेषण तथा अनुकरणवाची शब्दों, अनुकरणवाची शब्द यानी चिल्लाना, झुंझलाना, घबराना, ये सब जो है वो नाम धातु क्रियाएं होती हैं। इसमें प्रत्यय के योग से जो है वो नाम धातु क्रिया बनती है। फिर नेक्स्ट हम आते हैं कि संज्ञा शब्दों से बनी कुछ नाम धातु क्रिया। देखिए संज्ञा शब्दों से बनी कुछ नाम धातु क्रिया, जैसे हाथ संज्ञा शब्द है, हथियाना, रंग रंगना, खरीद खरीदना, दुख दुखना, टक्कर टकराना, झूठ झुठलाना, ठीक है। फिर सर्वनाम शब्दों से बनी नाम धातु क्रिया अपना, अपनत्व, स्वयं, स्वत्व, ये बहुत सारे ऐसे सर्वनाम शब्द हैं जिनसे नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। यहाँ पे बस एक अभी दिया गया है। फिर विशेषण शब्दों से बनी नाम धातु क्रियाएं गरम गरमाना, नरम नरमाना, मोटा मुटाना, दुहरा दुहराना, चिकना चिकनाना, साठ सठियाना, इस तरीके से बहुत से ऐसे विशेषण शब्द हैं जिनसे नाम धातु क्रियाएं बनती है। नेक्स्ट आपका आता है अनुकरणवाची, जो मैंने बताया था आपको, जैसे खट खट खटखटाना, भन 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 बनाना, फट फट फटफटाना, टन टन टनटनाना, है ना। तो ये होती हैं अनुकरणवाची शब्द, इनसे नाम धातु क्रियाएं बनती हैं। अब देखिए हम आगे देखते हैं कि कुछ प्रमुख अन्य क्रियाएं, कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज़ होती हैं, तो उनको हम कुछ खास क्रिया के अंतर्गत रखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं कुछ प्रमुख क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया ये पहले से की गई क्रिया। मुख्य रूप क्रिया से पूर्व आने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है कि मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे राम दूध पीकर स्कूल गया। राम क्या पीकर स्कूल गया? दूध पीकर स्कूल गया। मैंने नहाकर पूजा की, यानी मैंने पहले पूजा करने से पहले नहाया और उसके बाद मैंने पूजा की। वो स्कूल गया लेकिन स्कूल जाने से पहले उसने दूध पिया, यानी किसी मेन जो क्रिया है उसको करने से पहले भी एक क्रिया की गई, उसे हम कहते हैं पूर्वकालिक
क्रिया। नेक्स्ट है कृदंत क्रिया। कृदंत क्रिया देखिए क्या होती है, जो क्रियाएं शब्दों के अंत में कृत प्रत्यय या शब्दांश के योग से बन जाती हैं उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। यानी जो क्रियाएं शब्दों के अंत में होती हैं और कृत प्रत्यय या शब्दांश के योग से बन जाती हैं, यानी कृत प्रत्यय का प्रयोग होता है, उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। जैसे लिख है उसमें ना, तो लिखना, पढ़कर, हंसना, जाता, उन्हें हम कृदंत क्रिया कहते हैं। फिर आता है आपका आज्ञार्थक क्रिया। आज्ञार्थक यानी आज्ञा दे करके जो क्रिया करवाई जाए, जैसे आदेश, प्रार्थना, अनुमति आदि का बोध कराने वाली क्रिया को आज्ञार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे पढ़ो, लिखो, खेलो, सुनाओ, दिखाओ आदि, ये आज्ञार्थक, इन आज्ञा देने में हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं कि पढ़ो, खेलो, सुनाओ, चलो दिखाओ, तो ये होती है आज्ञार्थक क्रिया। ओके, इसके बाद आपका द्वित्व क्रिया भी है। द्वित्व क्रिया होती है जब किसी क्रिया का प्रयोग वाक्य में 2 बार होता है तो उसे हम द्वित्व क्रिया कहते हैं। जैसे रोते रोते, हंसते हंसते, खाते खाते, जाते जाते। तो इस तरीके से आपने क्रिया पढ़ा। क्रिया आपको समझ में आया भी होगा कि क्या है। जब हम दैनिक जीवन में बहुत सारे कार्य करते हैं, कभी वो 2 रूपों में होते हैं, कभी 1 रूपों में, कभी जल्दी से होता है, कभी कोई क्रिया करने से पहले भी हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, कुछ क्रियाओं के बाद में हम कुछ क्रियाएं करते हैं। तो इस तरीके से क्रियाओं के अनेक रूप होते हैं। तो क्रिया जो है किसी कार्य के करने का बोध कराते हैं जो शब्द, उन्हें हम क्रिया कहते हैं। इसका जो मूल रूप होता है उसे हम धातु कहते हैं। कुछ नाम धातु भी क्रियाएँ होती हैं जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के योग से बनती हैं। और कर्म क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया के 2 भेद किए जाते हैं, कर्म के आधार पर और रचना के आधार पर। कर्म के आधार पर क्रिया के 2 भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। रचना के आधार पर क्रिया के 3 भेद हैं, सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया और नाम धातु क्रिया। फिर कुछ अन्य भी क्रियाएं होती हैं जैसे पूर्वकालिक क्रियाएं, कृदंत क्रिया, आज्ञार्थक क्रिया और द्वितीय क्रिया। ठीक है, तो ये आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। ओके।